हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 29 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक से चैप्टर 1 जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके लाइक करने से और आपके कमेंट्स करने से इन वीडियो का रीच डेफिनेटली बढ़ेगा, जिससे मुझे सहायता मिलेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा पहला सब टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. तो जब हम गुलाम थे और अंग्रेज़ हमारे देश में थे और हमारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उस वक्त भी जो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स थे वो प्लानिंग कर रहे थे कि आज़ाद होने के बाद इंडिया को क्या शेप दिया जाए, इंडिया की आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. तो उस वक्त जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे वो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे और उसको फॉलो करना इंडियंस की मजबूरी थी। वो ना चाहते हुए भी उन्हें फॉलो करना पड़ता था। और अगर कुछ ऐसे रूल्स होते थे जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर सकते थे तो वहाँ पे हमने देखा क्लैशेस भी होती थी। तो इस तरीके से तब का टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इंडियंस के लिए। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. तो उस वक्त का जो रूल था उसको हम अथॉरिटेरियन रूल कहेंगे। मतलब कि ब्रिटिशर्स जैसे चाहते थे उस तरीके के रेगुलेशंस बना देते थे, जो चाहते थे वो इंडियन से फोर्सफुल तरीके से करवाते थे। तो इस तरीके के रूल को कहा जाता है अथॉरिटेरियन रूल, जहाँ पे लोगों के पास जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होता है। तो उस सिचुएशंस को देखते हुए हमारे जो उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे, जो नेता थे, जो हमारे हीरो हम जिन्हें कह सकते हैं और लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे जहाँ पे रियल पावर किसके पास होगी, वहाँ के लोगों के पास होगी। ठीक है। What remained to be done then was to work out the ways in which democratic government would be set up in India. अब इन लीडर्स को आगे ये सोचना था कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किस तरीके से स्टैब्लिश किया जाए। इन इंडिपेंडेंट इंडिया every citizen will have equal opportunity and all will have equal right to share in the government. और वो सभी चाहते थे, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री वो बनाना चाहते थे, तो इस वजह से हमारे देश में जितने भी लोग होंगे उन सभी के पास इक्वल पावर होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी होगी। ठीक है। बट फॉर आवर कंट्री विथ सो मैनी वेरिएशंस दिस वर्क हैज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी वन मैन। अब देखो हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो काम होने वाला था ये काफ़ी चैलेंजिंग और मुश्किल भरा होने वाला था। About 300 people contributed to the completion of this work who were the members of Constituent Assembly formed in 1946. तो देखिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, मतलब ग्रुप था लोगों का, और इसमें कितने पर्सन्स थे, इसमें 300 लोग थे। ठीक है। और इन 300 लोगों ने मिलकर काम किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग्स कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 3 years। अब यहाँ पे देखो कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा ये काम कि 300 पीपल ने 3 years मिलकर काम किया, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है। The drafting committee of the Constituent Assembly was headed by Dr. भीमराव अंबेडकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कमिटी बनाई गई थी उसमें 7-8 मेंबर थे, उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग है और ड्राफ्टिंग कमिटी अलग है, इसको आप एक ही ना माने। ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
ऑलमोस्ट 300 पीपल थे, जबकि ड्राफ्टिंग कमिटी में काफ़ी कम लोग थे, एक छोटा सा ग्रुप था 7-8-9 लोगों का, ठीक है। और इस कमिटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। These members of the Constituent Assembly had a big responsibility in front of us. In front of them आना चाहिए कि उनके सामने काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। There were many communities in our country, तो हमारी कंट्री क्योंकि बहुत बड़ी है तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ भी हैं। He had the same language, नाइदर वॉज अ रिलीजन, मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है, थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है, कहना ये चाहते हैं कि उन सभी लोगों की लैंग्वेज, उनका रिलीजन, उनका कल्चर, उनका खान पान, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अलग था। एनीवे, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, आवर कंट्री वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। और जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस वक्त हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी चल रही थी। बट दीज मेंबर्स, गड़बड़ियों का यहाँ पे मतलब यह है कि बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा था, बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी। बट दीज मेंबर्स ब्रेवली परफॉर्म देयर ड्यूटी बाय प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट विच शोज अ डीप रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाइल मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। तो इन लोगों ने बहुत बहादुरी के साथ काम किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिसमें हम देख पाते हैं कि हमारी नेशनल यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है और हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया गया है, उसको कंसिडर किया गया, उसकी रिस्पेक्ट की गई है और उसके तहत नेशनल यूनिटी को लाने की कोशिश की गई है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स में से एक है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स टू गवर्न द कंट्री। अब हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, तो इसको अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर दिया गया है। मेनली यहाँ पे इन आर कंट्री गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। तो जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो 3 लेवल्स पे काम करती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट लेवल है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड लेवल पे काम करती हैं स्टेट गवर्नमेंट, जिनको हम कहते हैं स्टेट लेवल पे काम करती हैं स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड लेवल पे जो काम करती हैं जिन्हें हम कहेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि पंचायत के चुनाव होने वाले हैं या म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होने वाले हैं, तो इसका नाम है पंचायत राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये मेन 3 लेवल्स हैं हमारी गवर्नेंस के, ठीक है। नेक्स्ट है, द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया ऑल स्टेट्स कैन हैव ऑटोनॉमस राइट्स टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इश्यूज़। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारी कंट्री में ये 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस क्यों स्टैब्लिश किया गया? तो इसका रीज़न ये है कि हमारा देश, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है। एग्जाम्पल लेते हैं यूपी का और एग्जाम्पल लेते हैं तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु की रिक्वायरमेंट्स, वहाँ की ज़रूरतें और यूपी की ज़रूरतें बहुत अलग अलग होंगी। तो अगर एक ही गवर्नमेंट होती तो वो 2 अलग अलग हिस्सों पे अलग तरीके से फोकस नहीं कर पाती। इसलिए यहाँ पे अलग अलग लेवल्स रखे गए हैं गवर्नेंस के, जिससे कि इन तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाया जा सके, ठीक है। These are some list in the constitution for clarity of these issues. तो यहाँ पे कुछ इनकी क्लैरिटी के लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको अलग अलग लिस्ट में रखा गया है, जिससे पता चले कि कौन सा काम नेशनल लेवल की गवर्नमेंट करेगी, कौन सा काम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट करेगी और कौन सा काम लोकल लेवल पे परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपको 2 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। एक्टिविटी 1, राइट द नेम्स ऑफ योर नियर बाय बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, MP, MLA, काउंसिलर एंड फाइंड आउट एट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क इन। तो आपको अपने आसपास इन सभी जो चीज़ें हैं इनका पता करना है और इनका नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और आपको ये भी पता करना है कि ये किस लेवल पे काम करते हैं, नेशनल लेवल पे काम करते हैं, स्टेट लेवल पे काम करते हैं या लोकल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, अगर आप इनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो अगर आप इन प्लेसेस को विजिट करते हैं तो यहाँ पे काम करने वाले लोगों से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या इसके अलावा आपकी फैमिली में वो लोग जिनको इसके बारे में जानकारी है उनसे भी आप ये डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2
और इसमें कह रखा है राइट द नेम्स ऑफ काउंसलर MLA MP ऑफ योर एरिया एंड फाइंड आउट फॉर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे आर इलेक्टेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही चीज़ पूछ रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछ रखी है, पर आप एक ही बार काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको पता ये करने हैं कि आपके एरिया के काउंसलर कौन है, उनका नाम, MLA कौन है, उनका नाम, और MP कौन है, उनका नाम, ठीक है। अब आप सभी का एरिया अलग अलग होगा तो इनके नाम भी अलग होंगे, तो आप इनके नाम को खुद लिखेंगे। अब लेवल मैं आपको बता देती हूँ, जो काउंसलर हैं वो काम करते हैं लोकल लेवल पे, जो MLA होते हैं वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में काम करते हैं, और जो MP होते हैं वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, ठीक है। अब आगे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए इन क्वेश्चन के आंसर हम लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट challenges were faced by the Constituent Assembly in making of Constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, टू असिमुलेट द डाइवर्सिटी एंड प्रमोट यूनिटी वॉज द मेन चैलेंज फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ा था कि वो डाइवर्सिटी को एसिमुलेट करें और यूनिटी को प्रमोट करें, मतलब डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करें, साथ ही साथ यूनिटी को भी प्रमोट किया जा सके। यही मेन चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब है। तो आप आंसर लिखेंगे, इट मीन्स different types of governments at different levels to govern the country. In our country government works at 3 levels, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस आर देयर इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने लेवल्स पर गवर्नेंस है। तो हम लिखेंगे, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में 3 लेवल्स पे गवर्नेंस होता है। फर्स्ट एट नेशनल लेवल, इसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड एट स्टेट लेवल, इसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड लेवल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, जिसको हम कहते हैं पंचायत राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा है, व्हाई इज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। हमारी कंट्री में जो फेडरल सिस्टम है गवर्नेंस का, वो क्यों ज़रूरी है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया ऑल स्टेट्स कैन हैव ऑटोनोमस राइट टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इश्यूज़। तो हमारी कंट्री इंडिया जो कि बहुत बड़ी है, यहाँ पे ऑटोनोमस राइट्स होने चाहिए डिसीजन कुछ इश्यूज़ के लिए, जिनमें डिसीजन जल्दी बनाया जा सके, छोटे लेवल पे डिसीजन लिया जा सके। देयर आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैरिटी ऑफ दीज इश्यूज। आप चाहें तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, या लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ पूरा भी लिख सकते हैं, या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।